नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए गणित पेडागोजी का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपके आज 20 क्वेश्चन रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे जो गणित पेडागोजी में आपके आते हैं। मैं आज आपके लिए सी टेट 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर के मैं आज गणित पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये लिखा हुआ है गणित और ये हुई थी सी टेट 2018 में। अगर किसी के पास पुराना पेपर है तो वो देख लेना। मैं आज सी टेट 2018 का आज आपको पेपर कराऊंगा और आपकी व्हाट्सएप पे इसकी PDF फाइल दे दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आप कॉपी पेन लेकर बैठना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि मेरे इतने नंबर आए और वीडियो आपको कैसा लगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी समय अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जाती है या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, ऐसे आ रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि पुराने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बताएं सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अशिक्षित दुकानदार उपयोग किए जाने पर गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं और शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये बताएं, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब एक जो शिक्षक हैं गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। बताएं, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च कक्षाओं वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, और चौथा है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। बताएं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो उनको अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बताएं, यह बताएं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए। किस लिए गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। दूसरा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तीसरा है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। और चौथा है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला क्वेश्चन है 34वां। ये बताएं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बताएं इसमें से कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, या शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बताएं, निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का अन्वेषण में लगाना, ये एक गतिविधि है। क्या है? गतिविधि। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्रमबद्धता, संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, या एक एक संगतता। बताएं इसमें कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बताएं, मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है 2, संख्या का नाम और यादृच्छिक रूप से पढ़ना। यह पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है।
क्रमबद्धता ये सीखने के लिए आवश्यक है, समूह बनाना और एक एक संगता ये तीनों सीखने के लिए आवश्यक है, पर संख्या का नाम और यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये सीखने के लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब एक बच्चे से पूछा टीचर ने कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने आंसर दिया लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की यह अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणाओं के बीच उलझन में है। और चौथा है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन नंबर पहला। ये बताएं 37, गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। बताएं इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसने क्या कहा, गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं? नहीं। दूसरा, हर कोई गणित सीख सकता है? हाँ, देखते हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है? नहीं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय? नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा, हर कोई गणित सीख सकता है, कोई भी गणित सीख सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये क्या लड़कियों के लिए? सभी सीखते हैं गणित, तो हर कोई सीख सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये बताएं, आज तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए क्योंकि आपने अच्छी तैयारी कर ली है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया निगमन विधि पर, व्याख्यान विधि पर, प्रयोगशाला विधि पर या आगमन विधि पर। बताएं, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। बताएं कौन सी विधि है ये? तो आपने लगा दिया होगा, ये है ऑप्शन नंबर चौथा, आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 39, निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्प मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्प मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। या संकल्प मानचित्र अंत संबंधी अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का। ये लो, ये भी बता दिया। 39 का बताएं कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला। देखो, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। कौन सा? 2/3 + 3/4। ऑप्शन है 1 से 6/15, ये और ये, इन चारों को आपको बताना इसमें सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे, ये 12,111, 11,000, 11,000, XI और 11,11,11,11। ये बताएं। तो देखो इसने क्या लिख रखा, मैं आपको बता देता हूँ। 11,000, ये 11,000, 1 2 3 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, 11,000। फिर 1100, ये 1100, 1 मिनट, ये 11,011, फिर 1100,
और फिर 1100 और फिर 11, ये लीजिए। तो एक 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 और एक 2 और एक 12 111 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। इसने क्या लिख रखा है? निम्न में से कौन सा 11,000, तो ये 11,000 लिख देना आप। फिर लिखना है 11,000 के बाद 1100, ये 1100 लिख देना आप। और फिर 11, इनको जोड़ लेना, तो 12,111 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं 3 से 1/4 kg चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 अपनी यात्रा पूरी करने में लगा समय। बताएं हरीश की यात्रा करने में कितना समय लगा? 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, बताएं। तो 22:20 मिनट और 18:40, इन दोनों को घटा लीजिए। ये मैं घटा देता हूँ आपके पूरा। ये आपके सवाल है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों बताऊँ आपको ये सारे क्वेश्चन, ये तो आपको ही करना है। मैं इसकी आपको PDF दे दूँ, आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर बताने। मैं तो आपको गणित पेडालॉजी के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आज। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता, तर्क कौशल का विकास या गणितीय अवधारणाओं को समझना। बताएं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इस पर प्राथमिक कक्षाओं में जब अपन बच्चे को गणित सिखाते हैं, इसका आकलन का ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि गणित की क्या समस्या है। तर्क कौशल का विकास सही है, गणित भाषा का विकास भी सही है, और गणित अवधारणाओं को समझना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा गलत है। प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाता है? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझना। बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, या चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। बताएं प्राथमिक कक्षा में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्न निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुभव प्रदान करना पहला, उसके बाद आएगा भाषा के माध्यम से समझ जाना, उसके बाद आएगा चित्र बनाएंगे, और उसके बाद फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्या घटाई, 83 में से 27 घटाए तो उसने 64 घटा दिए, तो उसने गलत घटाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है, बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह एक गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है, और चौथा है बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थायी मान के बारे में गलत अवधारणा है। बताएं तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थायी मान के बारे में गलत अवधारणा है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम से बताएं। पहले शिक्षण सामग्री के साथ एकीकृत आकलन, दूसरा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, प्रगति रिपोर्ट का विकास, या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। बताएं इसका सही आंसर। तो इसका आएगा, देखो, अधिगम और आकलन के चक्र को निम्नलिखित चरणों को क्रम से कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा पहला, तो ये आएगा कि पहले नंबर पे आएगा कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसके बाद आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, उसके बाद आएगा आपको प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, और उसके बाद आएगा आपको बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका
संचार करना। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 59वां। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। और चौथा है रोमन अंक स्थायी मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है कि रोमन अंक स्थायी मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर चौथा। आज का आखिरी क्वेश्चन है गणित पेडालॉजी के। मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर ले। इसके PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। आज का आखिरी क्वेश्चन बताएं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को अनेक परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रेरित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डन सरान खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तुओं के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है। और चौथा, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है। देखो, गणित पेडालॉजी के इसलिए इतने टफ क्वेश्चन है, मैंने कहा एक बार सारे ओल्ड पेपर करवा दूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे सरल क्वेश्चन भी कराए। मैंने आपको 50+ वीडियो गणित पेडालॉजी के करा दिए, इसलिए मैंने आज आपको 2001 से लेके मैं आपको 2020 तक के सारे गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी ओल्ड पेपर में आए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका सही आंसर आप बता दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तुओं के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों में उनकी समझ को गहन बनाता है। मैंने आपको आज ये क्वेश्चन करा, इसके बाद इसके CDP के EVS के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि आपकी अभी एग्ज़ाम भी है CTET की, अगर किसी के भी, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।